हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ एपीएस सर, आपका बायोलॉजी मेंटर। आज आपको मैं एनसीईआरटी फर्स्ट का एनटीए के अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनसीईआरटी फर्स्ट का यूनिट 5 का दूसरा चैप्टर, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी फर्स्ट का यूनिट 5 का दूसरा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। क्या नाम है भैया? बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। आइए बच्चा, पहले चैप्टर का नाम मेंशन करें, बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। क्लियर है? ठीक है, चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। अब भैया बात आती है कि आखिर ये फ्लूइड क्या होता है और सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक, तो नॉर्मल सी बात ये सुन लीजिए, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक तरह का लिक्विड है। फ्लूइड इज अ लिक्विड। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड होता है। और सर्कुलेशन की अगर बात करें तो सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन क्या है? किसी भी चीज को, आप सुने हैं ना कि हम यहाँ से चीज लेके वहां लिए जा रहे हैं, या हम इस चीज को एक मोबाइल से हम डाटा दूसरे में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो क्या किए हम, मतलब अपने डाटा को हम एक मोबाइल से अपने डाटा को दूसरे मोबाइल तक ले जाना, ही इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हमारी बॉडी में तो कोई मतलब डाटा तो है नहीं, तो किसका सर्कुलेशन होगा, क्या होगा, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारे बॉडी में किसका सर्कुलेशन होगा और वो चीज क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में ही लिखती है, यू हैव लर्न ऑलरेडी कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आपको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और O2 की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे बॉडी में वेस्टेज होता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है। जैसे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जब डिस्कस करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के प्राणियों में या अलग अलग तरह के एनिमल्स के ग्रुप में अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। तो हमारे में यूरिया, तो यूरिया में भी क्या रोल है आखिर बॉडी फ्लूइड के सर्कुलेशन का, तो ये हम चीजें देखेंगे। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग। अब ऐसी तो बात है नहीं कि हमें अगर कोई चीज को सर्कुलेट कराना है तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। अरे मेरी बात ये समझिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको, हम यहाँ पे हमारा ये सामान है, हम यहाँ से गए, ये बस में अपना सामान रखें, बस में जब सामान रखे तो यहाँ पे हमारा जो भी है रिलेटिव वो यहाँ पे सामान लिया, तो इसके लिए हमको ये हमारा मीडियम, ये बस मीडियम, ये रिलेटिव मीडियम, 3 लोग मिले तो ये एक सिस्टम क्रिएट हो गया। क्या हुआ? एक सिस्टम क्रिएट हो गया। इसी तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और अगर बात करें अलग अलग एनिमल की, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल ग्रुप, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अगर हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरह के ग्रुप के एनिमल की, तो सब में अलग अलग तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हमने इससे पहले एनिमल किंगडम में 11 किंगडम पढ़े, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। तो अगर हम यहां बात करें तो सभी एनिमल ग्रुप्स में अलग अलग तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी है, स्पंजी एंड सिलेंड्रेट्स। स्पंज किसका है एग्जाम्पल? एनिमल किंगडम में है, पोरीफेरा का एग्जाम्पल स्पंज है। और सिलेंड्रेट, तो इनकी बॉडी में वाटर सर्कुलेट होता है,
इनके सराउंडिंग में बॉडी की कैविटी पाई जाती हैं, इनके सराउंडिंग में बॉडी कैविटीज पाई जाती हैं और उन्हीं से वाटर सर्कुलेट होता है। तो भैया समझ में आया एक अलग तरह का। जब इस चैप्टर में हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी, सर्कुलेशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात यहां पे आती है कि सर ये तो बता दिए कि सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन सर ये नहीं पता कि हमारी बॉडी में ये जो फ्लूइड है वो कौन कौन से फ्लूइड हैं। तो बच्चा, हमारी बॉडी में 2 तरह का फ्लूइड होता है, पहला तो होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। पहला होता है भैया ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। तो क्या मैं लिख सकता कि ब्लड और दूसरा मैंने क्या बोला है, लिम्फ। दूसरा क्या है, लिम्फ। तो हम कितने तरह के, ब्लड और लिम्फ। अब अगर बात करें तो हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो मोस्टली हम लोग ब्लड के बारे में देखते हैं या ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है ब्लड और लिम्फ को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या मैं लिम्फ को हटा सकता हूं यहां से? ठीक है, लिम्फ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्लड के बारे में अब हमको कुछ देखना चाहिए, आखिर ये ब्लड क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आने चाहिए कि सर ये ब्लड होता क्या है। अरे आप प्रीवियस, मैं ये कह रहा हूं ऐसा तो है नहीं कि 11th में आ गए बिना कुछ पढ़े, प्रीवियस आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10। और बच्चा जब छोटा ही होता है यार, उसको ब्लड के बारे में तो पता होता है कि मम्मी खून निकल रहा है, ये लाल कलर का है। मम्मी हम खून को कैसे, ब्लड को ब्लड कैसे कह पाते, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है कि अगर रेड कलर का कोई भी चीज हमारे बॉडी से इंजरी के थ्रू या नॉर्मल चोट लग गई है ऐसे निकल रहा है तो वो हम कह देते हैं मम्मी ये खून है, मम्मी ये ब्लड है, मम्मी ये रक्त है। तो ब्लड की अगर बात करें कलर की, तो ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। कैसा होता है, रेड। ठीक, ये एक बेसिक पॉइंट बताया। अब जो मेन पॉइंट है वो है कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा, फाल्स। अब बात उठती है कि सर आखिर ये फाल्स कनेक्टिव टिश्यू कैसे कह दिए। भैया फाल्स इसलिए मैंने कहा, इसमें फाइबर अब्सेंट होते हैं, इसमें फाइबर अब्सेंट होते हैं, इसलिए ब्लड का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात करेंगे अगर ब्लड किस किस चीज, मतलब ब्लड में और क्या कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या कंसिस्ट करके ब्लड बनता है, समझ पाए, ब्लड क्या कंसिस्ट करके बनता है। तो ब्लड इज कंसिस्टिंग ऑफ, ब्लड में पाया जाता है, देखो भैया अभी से बता दूं, फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या पाया जाएगा, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लस फ्लूइड मैट्रिक्स, और क्या, और क्या, प्लाज्मा। क्या, प्लाज्मा।
और फॉर्म्ड एलिमेंट, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो भैया ब्लड में क्या क्या कंसिस्ट करके बनता है? कंसिस्टिंग फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। आई बात समझ में? ठीक है। अब हमारे पास अगली बात उठती है कि सर ये प्लाज्मा क्या होता है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। और फ्लूइड मैट्रिक्स से तो आपको क्लियर होगा, अगर पहले भी हमने पढ़ रखा है कि कोई भी चीज को बीच में प्रवाहित करने के लिए कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक। अब हमारे पास एनसीईआरटी भी बताती है और एनसीईआरटी भी डिस्कस करती है, हमारे पास अगला टॉपिक लेती है फॉर्म्ड एलिमेंट। उसके पहले मैं थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके आपको एक नॉलेज के लिए पॉइंट बताऊंगा कि ब्लड जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, भैया देखिए ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, केवल नॉलेज के लिए। हमारे बॉडी वेट का 7 से 8%, बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। अगर बात करें मेल की, तो मेल में फीमेल की तुलना या फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा ब्लड पाया जाता है, फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा ब्लड पाया जाता है। कैसे? मेल में 5-6 लीटर पाया जाता है बॉडी वेट का, तो फीमेल में 4 से 5 लीटर ही पाया जाता है। तो एक पॉइंट ये हुआ कि ब्लड बॉडी वेट का 7% से 8% पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक। ब्लड बॉडी वेट का 7 से 8% पाया जाता है। अब बात मैंने बताई थी कि मेल और फीमेल देख लेते हैं। तो मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। और एक बात है कि जैसे हम पढ़ते हैं किसी चीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, इंटरनल पढ़ना एनाटॉमी, इसी तरह ब्लड की स्टडी करना दैट इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, दैट इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। अब क्वेश्चन ये उठता है सर हीमेटोलॉजी क्यों बोला गया, वो अभी आगे पता चल जाएगा कि हम इसको हीमेटोलॉजी क्यों बोल रहे हैं। ठीक। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगी? हीमेटोलॉजी। तो ब्लड में हमने क्या क्या देखा कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कैसा कनेक्टिव टिश्यू? फाल्स कनेक्टिव टिश्यू। फाल्स क्यों बोलते हैं? फाइबर अब्सेंट होते हैं, फाइबर अब्सेंट होते हैं, फाइबर अब्सेंट होते हैं। कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। कलर कैसा होगा? रेड कलर होता। ब्लड कंसिस्टिंग किससे किससे? ब्लड या कंपोजिशन की बात कर लो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, वो हमें ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। प्लाज्मा पाया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं ब्लड में। और ब्लड बॉडी वेट का 7 से 8% पाया जाता है। मेल में फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा ब्लड होता है। स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहलाती है। और अगर बात करें ब्लड के पीएच की, तो ब्लड का पीएच जो होता है वो एल्कलाइन पीएच होता है। ब्लड का पीएच कैसा होता है? एल्कलाइन पीएच होता है। लिखे दे रहा हूं ये भी कि पीएच कैसा होता है? एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन
एल्कलाइन पीएच होता है। तो ब्लड के बारे में क्या क्लियर हुआ, ब्लड के बारे में क्लियर हुआ। तो अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में प्लाज्मा के बारे में। तो हमारे पास अगली चीज आती है, क्या है, वो है कि प्लाज्मा, वो है प्लाज्मा। आइए प्लाज्मा के बारे में देखें, आखिर ये प्लाज्मा है क्या, होता कैसा है। तो हमने पहले देखा कि ब्लड का जब पढ़े तो बोले ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। तो प्लाज्मा के भी कलर की बात करें तो ये कैसे कलर का होता है, स्ट्रा कलर्ड होता है। कैसा होता है, स्ट्रा कलर्ड। कैसा होता है, स्ट्रा कलर्ड। और ये फ्लूइड कैसा होता है, ये थोड़ा विस्कस मतलब चिपचिपा फ्लूइड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा तरल होता है। कैसा होता है, विस्कस। स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। अगर बात करें कि ये ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, तो ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता। कितने परसेंट, 55% प्लाज्मा होता है। किसका, ब्लड में 55% पाया जाता है। प्लाज्मा कहाँ कंपोजिशन है, ब्लड का। तो ब्लड का 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। यानी कि 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा का मैंने कलर क्या बताया, स्ट्रा कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक, स्ट्रा कलर्ड होता है और क्या होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। अब आगे बात करें प्लाज्मा के बारे में, और प्लाज्मा के बारे में और बात करते हैं। आखिर सर आपने बताया कि प्लाज्मा का कलर तो स्ट्रा कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्ट्रा कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। और ये पाया कितना जाता है, 55% पाया जाता है। अब इस 55% में, ये किसका 55 है, ये ब्लड का। अब 55% में 90 से 92, कितना, 90 से 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, वाटर। और इसमें 6 to 8% क्या पाई जाती हैं, मेजर्स प्रोटीन या प्रोटीन क्या पाई जाती हैं, 6 to 8% प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक सर, बात वाटर की तो समझ आ गई कि 90 से 92% पाया जाता है, 6 to 8% प्रोटीन पाई जाती हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती हैं उनमें हमारी एनसीईआरटी हमको मेनली 3 मेजर प्रोटीन के बारे में बताती है। कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन, दूसरी एल्ब्यूमिन। भैया सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है एनसीईआरटी के हिसाब से। और तीसरा ग्लोब्यूलिन। पहला हमने क्या देखा, फाइब्रिनोजन, दूसरा क्या है, एल्ब्यूमिन, तीसरी क्या है, ग्लोब्यूलिन, तीसरी क्या है, ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तीन तरह की मेजर्स प्रोटीन होती हैं। ये मेजर 6 to 8% प्रोटीन होती है, 90 से 92% वाटर। और ये तीन तरह की प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। इनका हम फंक्शन देख लेते हैं, फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। ये प्रोटीन क्या करती है, क्लॉटिंग
तो है, और को एगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। क्या करती है? क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। एल्ब्यूमिन क्या करती है? तो एल्ब्यूमिन हमें पता है, एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस करती है। क्या करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस। इसके बाद अगर बात करें ग्लोब्यूलिन की, तो ग्लोब्यूलिन क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज्म में सहायता प्रदान करती है। क्लियर हुआ? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड 55%, 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन मेजर प्रोटीन पाई जाती है। क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में फाइब्रिनोजन हेल्प करेगी, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करती है, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में या ब्लड के प्लाज्मा में इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सम मिनरल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। मिनरल्स वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? नकल का मग्गा HCO3 माइनस, नकल का मग्गा HCO3 माइनस। भैया ये मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा, इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली याद हो रहा है तो ये ट्रिक बिल्कुल नहीं याद करिएगा, क्योंकि हमेशा ट्रिक को याद करने के लिए भी ये ट्रिक बनाई जाती है। लेकिन ये मैं अभी से बता रहा हूँ, नकल का मग्गा HCO3 माइनस। अगर आपको मिनरल्स नॉर्मली याद हो रहे हैं तो याद कर लीजिएगा। नकल से अगर बात करें हम, नकल तो ना से Na+, क्या होगा? Na+। कल से बात करें तो क्लोरीन, एक ही कलर से लिख रहे हैं, ठीक है, Cl-। और अगर बात करें का से तो कैल्शियम, मग्गा Mg+2 और HCO3-। तो कितने मिनरल्स? Na+, Cl-, Ca+2, Mg+2, ठीक है, कितने मिनरल्स। इसके अलावा ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, यहीं पे लिखते हैं, ठीक। ग्लूकोज भी पाया जाता है, अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स। तो क्लियर हुआ? प्लाज्मा में क्या क्या हमने देखा? प्लाज्मा एक्स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड, प्रोटीन हमने देखी, 6 to 8% प्रोटीन होती हैं, और इसके अलावा फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये 3 प्रोटीन होंगी। और इसके बाद मिनरल्स होगा, नकल का मग्गा HCO3-, नकल का मग्गा HCO3-, एक नकल का मग्गा HC। भैया इसको बार बार इसलिए याद करा रहा हूं, इससे नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि प्लाज्मा के मिनरल्स बताइए। इसके अलावा इनमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाया जाता है, लिपिड्स भी कह सकते हैं। क्या पाया जाता है? लिपिड्स। और क्या पाया जाता है? लिपिड्स पाया जाता है। क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ? बताओ। अब एक लाइन, बहुत तगड़ी लाइन आती है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा भाई क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर वाली प्रोटीन पढ़े तो हो। और अगर हम बात करें प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ये लाइन, प्लाज्मा और माइनस
क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम। क्या कहेंगे? सीरम। भैया इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना। अगर हम नीट 2025 के अलावा उसके पहले की पेपर की बात करें तो इस चैप्टर से भैया 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी से 10 से 14 क्वेश्चन जाते हैं। इस चैप्टर से ही 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी से यही बात बोलूंगा भैया कि बहुत कंसंट्रेटेड होके पढ़िएगा, ठीक। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, या प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो हमने प्लाज्मा देखा पूरा, प्लाज्मा का हमने कलर भी देखा, उसका फ्लूइड भी देखा, कितना परसेंट पाया जाता ये भी पता किया। 55% पाया जाता हमको पता चला, 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होती है, 6 to 8% प्रोटीन होती है। सब मेजर प्रोटीन होती हैं जैसे फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स नकल का मग्गा HCO3- होते हैं, नकल का मग्गा HCO3- होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज पाया जाता है, इसके अलावा अमीनो एसिड पाया जाता है और लिपिड्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में जो ट्रांजिट करते हैं बॉडी का, तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अब हम प्रीवियस स्लाइड में फिर चलते हैं कि हमने ब्लड में क्या क्या देखा था। ब्लड में प्लाज्मा हमने पढ़ लिया, ठीक है, टिक मारो। ब्लड में प्लाज्मा पढ़ लिया है। अब हमारे पास बात आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। अब बात आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। आइए डिस्कस करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हेडिंग डालते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि सर आपने ब्लड बताया तो कलर बताया, इसमें वो प्लाज्मा बताया तो कलर बताया, इनका कैसे कलर होता है? तो भैया फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अलग अलग तरह की सेल पाई जाती हैं, इनका कलर भी भैया अलग अलग होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें इनके परसेंटेज की तो 55% क्या था? प्लाज्मा था। तो 100 में जब 55 गया तो कितने परसेंट यहाँ जाएगा? 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे में कितने पाए जाते हैं? 45%। किसका? ब्लड का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाया जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम 3 तरह की सेल पढ़ेंगे। 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। फर्दर एक एक पढ़ते हैं, आइए। आइए आइए, ऐसे ही खींचता हूँ मैं थोड़ा। यहाँ क्या देखेंगे? पहली इरिथ्रोसाइट्स। दूसरी क्या है हमारे पास? ल्यूकोसाइट्स। तीसरी क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स।
देखें, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 तरह की सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। अब अगर बात करें इरिथ्रोसाइट्स की, तो ये होती है रेड कलर। कैसी होती है? रेड कलर। अभी मैं एक एक बातें बताऊंगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि सर ये रेड कलर कैसे, क्या? ठीक। ल्यूकोसाइट क्या होती है? कलरलेस। थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। अनदर नाम होता है इसका प्लेटलेट्स। कलर्ड इसका अगर बात करेंगे तो ये क्लॉटिंग के लिए काम करती हैं। ये किसके लिए काम करती हैं? क्लॉटिंग के लिए करती हैं। अभी हम फंक्शन की बात नहीं किए हैं, अभी सबके फंक्शन भी देखेंगे, अभी सबका फंक्शन भी देखेंगे। ये कैसी होती है? रेड कलर। ये कलरलेस, ये प्लेट, इनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अब ये रेड कलर कैसे? भैया अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, इरिथ्रो मतलब साइंटिफिक में बोला जाता है, साइंस की लैंग्वेज में इरिथ्रो मतलब रेड। फाइको इरिथ्रिन, रेड एल्गी, प्लांट किंगडम में पढ़े ना, फाइको इरिथ्रिन। पिगमेंट कैसा पाया जाता है? आर फाइको इरिथ्रिन, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? रेड एल्गी। तो इसी तरह इरिथ्रो मतलब रेड होता है। और कहीं भी साइट आ जाए, CYTE, साइट आ जाए पूरी बायोलॉजी में, हमेशा ये समझना ये सेल है, हमेशा ये समझना ये सेल है। पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स कहां पढ़ते हो? पोडोसाइट बताओ, जरूर बताइएगा, पोडोसाइट्स आप कहां पढ़ते हैं? ठीक। तो इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। बात किसकी चल रही है? ब्लड की। आप कहेंगे सर बात तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की है। भाई फॉर्म्ड एलिमेंट्स किसका है? ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाया जा रहा है। तो रेड ब्लड सेल, सेल्स को हम कार्पसल्स भी कहते हैं। कई जगह आपको लिखा मिलेगा या बताया जाएगा रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो इसको और क्या कहते हैं? RBC। क्या कहते हैं भैया? RBC। फुल नेम लिख दिया जाए, रेड ब्लड सेल्स। क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल्स। ठीक। ल्यूको, ल्यूको कहीं भी आएगा, ल्यूकोसाइट्स मतलब होता है व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट, यानी कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तभी तो उसको कहते हैं ना आवरणी लवक, आवरणी लवक। ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई वर्णक ना हो, जिसमें कोई कलर ना हो, जिसमें कोई रंग ना हो, जिसमें कोई पिगमेंट ना हो, दैट इज हम बोलते हैं वहां पे ल्यूकोप्लास्ट। अब इसी तरह यहां पे हम बात कर रहे हैं ब्लड सेल्स की, तो ये है कलरलेस, तो इसलिए इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूको मतलब व्हाइट। जब किसी चीज का कोई कलर नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं भैया? व्हाइट। भाई कुछ भी नया कलर बनाना है, व्हाइट मिलाओ, नया कलर बनाओ। तो ल्यूको मतलब व्हाइट, तो इसको क्या कहेंगे? व्हाइट, सॉरी, एक सेकेंड, इसको क्या कहेंगे? व्हाइट। रुकिएगा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी। सर्व हो जाता, WBC क्या कहेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स। और इनको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स, ठीक। थ्रोम्बो अभी पढ़ेंगे जब, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो कोगुलेशन और क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब आते हैं फिर हम इरिथ्रोसाइट में। हमने कलर देख लिया, इनका अनदर नेम भी देख लिया, ठीक। अब अगर बात करें कि भैया इनका अमाउंट कितना होता है, किसका, इरिथ्रोसाइट का, तो इरिथ्रोसाइट का अमाउंट होता है 5 से 5.5। और भैया ये चीज जरूर याद रखना, क्वेश्चन आता है और आप पहला ऑप्शन देखते हो 5 से 5.5 और आगे ये भी नहीं पढ़ते हो कि बिलियन लिखा है कि मिलियन लिखा है। और दूसरी चीज ये भी याद रखना कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और उसको कैलकुलेट करके कभी कभी ऑप्शन भी दे देता है। तो ये जरूर याद रखना कि अगर 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ लिखा हो तभी देखना। अब डाउट यहां पे आता है कि सर एनसीईआरटी तो mm-3 लिखती है, तो भैया ये हटा दो और मिलियन mm-3 लिख दो, ये लो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 5 से 5.5 मिलियन कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है, कितनी, 5 से 5.5 मिलियन होती है। और ल्यूकोसाइट, अगर WBC की बात करें, किसकी, WBC की, तो WBC का कितना अमाउंट होता है भैया बताइए। WBC होती है 6000 से 8000, कितनी होती है, 6000 से 8000 होती है, 6000 8000, ठीक। और अगर बात करें प्लेटलेट्स की, किसकी बात करें, प्लेटलेट्स की, तो ये पाए जाते हैं हमारे यहाँ 1.5 या, हाँ चलो 1.5 लाख से 3 लाख लिख लो, 3 लाख लिख क्या लो, एनसीईआरटी में है भैया, ये ना कहना ठीक। तो ये चीज आप जरूर ध्यान देके और बहुत अच्छे से करिएगा। मिलियन ध्यान दीजिएगा, ये 1000 ध्यान दीजिएगा, उधर लाख ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप डिस्टर्ब कहीं नहीं होते हो। आप जब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हो तो वहीं आपसे हो जाती हैं सिली मिस्टेक्स, आपसे हो जाती सिली मिस्टेक्स कि आप पहले देखें। और हमेशा क्वेश्चन करने का एक तरीका बता दूं, अगर करेक्ट इनकरेक्ट आ रहा है तो जहां भी करेक्ट लिखा हो वहां मारो अंडरलाइन। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें क्लियर रहेगा कि ऊपर मुझे करेक्ट देखना है, इनकरेक्ट है लाइन अंडरलाइन मारो फिर पढ़ो। सेम केमिस्ट्री में सिंबोलाइजेशन कर लो, सेम फिजिक्स में सिंबोलाइजेशन कर लो, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत आसानी से, ठीक। तो हमने अमाउंट भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कौन आरबीसी, मतलब आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक। इसके बाद अब हम बात करेंगे इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप कैसा होता है। ये होती हैं बाई कॉनकेव शेप की, कैसी होती हैं, बाई कॉनकेव शेप की। अब हम एक एक डिस्कस करके चलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। मतलब अब हम देखेंगे इरिथ्रोसाइट देखेंगे, फिर ल्यूकोसाइट देखेंगे, फिर थ्रोम्बो। हमने कंपैरिजन स्टडी यहाँ तक कर ली, अब एक एक देख के आगे बढ़ते हैं। ये कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है। और ये इनमें जानते हो क्या होता है भैया, केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, क्या होता है, डिवॉइड ऑफ, क्या, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है।
बाई कॉनकेव शेप की होती, कैसी होती हैं, बाई कॉनकेव शेप की होती हैं। और वो कैसा होता है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक कैसा होता है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब भैया हमने ऊपर देखा एरिथ्रो, अब नीचे दोबारा लिखूं क्या, लिखूं क्या, लिख दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, रेड कलर्ड, अब ये रेड कलर होता क्यों है, बिकॉज यहां पे क्या पाइए, रेड कलर पिगमेंट प्रोटीन, नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। रुकना भैया, एक बार इरेज करके सही से लिख दें ताकि दिखने में आपको भी आसानी हो, छोटा छोटा लिख देंगे तो आ जाएगा सब। अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डी वाइड ऑफ न्यूक्लियस, डी वाइड ऑफ यस। अब यहाँ क्या लिखेंगे, रेड कलर रेड कलर्ड पिगमेंट, नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। इसको आगे पढ़ेंगे, हीम क्या होता है, ग्लोबिन क्या, इसी इसी वजह से इनको हम कहते हैं आरबीसी, क्या कहते हैं, आरबीसी। हिम हिम जो होता है एक ये वर्णक होता है, ये क्या होता है, वर्णक होता है, इसी वजह से हम इनको कहते हैं हीमोग्लोबिन, आरबीसी, इसकी वजह से आरबीसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। ठीक, अब यार एनसीईआरटी एक लाइन और लिखती है, आपने ब्रीदिंग में पढ़ा है ये लाइन, ब्रीदिंग में ये लाइन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो एनसीईआरटी दोबारा फिर रिपीट की, ये है एनसीईआरटी की खासियत। इसलिए एनसीईआरटी बहुत प्यारी बुक है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है और बहुत डीप से पढ़ने वाली भी बुक है। बहुत डीप से पढ़ो तो अच्छी लगती है बहुत। अब जैसे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप एनसीईआरटी रीड करिएगा तो वहाँ एनसीईआरटी जानते हो क्या लिखती है, इफ़ यू हर्ट या इफ़ यू वो मतलब इंजरी हो गई, देखिए वो आपके इमोशन का भी ध्यान रख रही कि आपने अपने आप को हर्ट कर लिया, आपने इंजरी कर ली। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते इरिथ्रोसाइट देखते और। ठीक, यहाँ पे जगह है नहीं, आगे बढ़ा जाए। इरिथ्रोसाइट हमने देख लिया और हमने हीमोग्लोबिन देखा। वो क्या होती है, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। ठीक, एक लाइन यहाँ यार लिख लो, ब्रीदिंग की है, एवरी 100 ml of blood, every 100 ml of blood 12 to या 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी। आप भैया ब्रीदिंग में पढ़े हो ना, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 की जरूरत पड़ती है, वहां पे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जब O2 से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसी पूरी कहानी आप पीछे पढ़ के आए हो। तो इस तरह हमने ये देखा। अब अगर बात करें लाइफ स्पैन की, किसकी, लाइफ स्पैन यानी जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 120 डेज का होता है। सर इसके बाद ये क्या हो जाती हैं, इसके बाद ये चली जाती हैं स्प्लीन में। कहाँ होती हैं, स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, ग्रेव यार्ड मतलब कब्रगाह, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। चलो चलो चलो, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या,
बोलो ना, बोलो ना, एरिथ्रोसाइट्स क्लियर हुआ क्या? अब हम बढ़े क्या? बढ़े, बोलो ना, बढ़े तो हम कहाँ चले? कहाँ चले? ल्यूकोसाइट्स की तरफ चले। कहाँ चले? ल्यूकोसाइट्स की तरफ चले। ल्यूकोसाइट्स में हमें अभी दो ही चीज मालूम है कि कलरलेस होती हैं, नाम इनका WBC होता है, और ये 6000 टू 8000 पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 6000 टू 8000 पाई जाती हैं। 6000 टू 8000 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 6000 टू 8000 पर mm क्यूब, पर mm क्यूब, पर mm क्यूब। भैया हमने वहां लाइफ स्पैन बहुत बाद में देखा, ल्यूकोसाइड में पहले देखते हैं, क्योंकि ल्यूकोसाइड बहुत अच्छी अच्छी चीजें और आगे पढ़नी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या होती हैं? ये होती हैं शॉर्ट लिव्ड। कैसी होती हैं? शॉर्ट लिव्ड। अब बात करें, वहां हमने बाइकॉन्केव शेप, इसमें भी ल्यूकोसाइट के टाइप होते हैं और सब टाइप में अलग अलग तरह के शेप की सेल पाई जाती। आइए भैया, तो ल्यूकोसाइट हमें अगले उसमें चलना पड़ेगा। ल्यूकोसाइट कितने टाइप की होती हैं? ल्यूकोसाइट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है ग्रैन्युलो, एक होती है ए ग्रैन्युलो। कैसी? यहाँ नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक, ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप की? दो टाइप की। यहाँ क्या है? ग्रैन्युलो, यहाँ ए ग्रैन्युलो। ए ग्रैन्युलो, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब यहाँ पे ग्रैन्यूल मतलब क्या है? जहां पे ग्रैन्यूल पाया जाएगा, मतलब जिस सेल की उसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे उनको हम कह देंगे ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिनमें ग्रैन्यूल अब्सेंट होंगे उनको हम कहेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक, ग्रैन्युलोसाइट में भी अगर बात करें तो ग्रैन्युलोसाइट में पाई जाती हैं तीन अलग तरह की। कौन कौन सी? कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और अगर इनके अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक, अब इनमें कितने कितने परसेंट, मतलब भाई पूरे में तो थोड़ी पाई जाएगी। तो ग्रैन्यूलो और ए ग्रैन्यूलो में क्या कम पड़े? न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, अब बताइए भैया सबसे ज्यादा कौन होती हैं? अब ये क्वेश्चन यहीं पे उठ जाता है कि सर सबसे ज्यादा आखिर होती कौन सी सेल है? सबसे ज्यादा कौन होती हैं? तो उसके लिए भैया मैं अभी लिखे तो दे रहा हूं, लेकिन आपको एक ट्रिक बता दूंगा और आप याद रख लेना। आपको एक ट्रिक बता दूंगा और आप याद रख लेना। आई बात समझ में? अभी तक का पूरा क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। कहीं भी कुछ भी टॉपिक, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो बता दीजिए, तुरंत यहीं सॉर्ट आउट मामला किया जाएगा। मामले को यहीं सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब इनका परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज इनका कितना होता है? 60 टू 65% होती हैं। पैसोफिल्स कितनी होती हैं? पैसोफिल्स, पैसोफिल्स, पैसोफिल्स। यार मुझे खुद नहीं याद आ रहा, मुझे खुद नहीं याद आ रहा, मुझे खुद नहीं याद आ रहा। मैं ट्रिक लिखूंगा, मैं ट्रिक लिखूंगा, मैं ट्रिक लिखूंगा। नो लॉन्गर मंकी
नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। अब मैं लिख ले जाऊंगा, अब मैं लिख ले जाऊंगा बच्चा, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। अब भैया देखना, नो से न्यूट्रोफिल्स, एल से लिम्फोसाइट, अब मैं पहुंचूंगा सबके पास, एम से मोनोसाइट, ईट से इएसनोफिल्स, बी से बनाना से यार एक रही जा रही है मेरे हिसाब से, कोई रही है? नहीं रह रही ना, नहीं रह रही ना, कबर में ठीक, बैसोफिल्स। अब देखना ये भैया कोई मजाक की बात नहीं चल रही, ये मैंने ऑर्डर लिख दिया, ये मैंने ऑर्डर लिख दिया, सबसे ज्यादा से सबसे कम वाली, सबसे ज्यादा से सबसे कम वाली न्यूट्रोफिल्स, इसके बाद लिम्फोसाइट, इसके बाद मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल्स, फिर बैसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स कितनी होंगी? 60 to 65% लिख तो लिया। अब सर आप पहले ऊपर बताइए ना, आप नीचे ट्रिक से क्यों बताओ? बैसोफिल्स भैया सबसे कम है, और सबसे कम कितनी होगी? सबसे कम 0.5 to 0.1% होगी। कितनी होगी? 0.5 to 0.1%। अब इओसिनोफिल्स, सर बैसोफिल्स के जस्ट आगे लिखा है, तो सर ये होती हैं 2 to 3% होती हैं। अब इसके बाद सर उसके आगे लिखा है इओसिनोफिल्स के बाद मोनोसाइट, तो मोनोसाइट होती हैं 6 to 8%। इसके बाद हमारे पास लिम्फोसाइट आती हैं, लिम्फोसाइट होती हैं 20 to 25%। यहां पे भी क्लियर कर दो। आ जाओ भैया नीचे भी आओ। लिम्फोसाइट कितनी होगी? लिम्फोसाइट 20 से 25। मोनोसाइट कितनी है? मोनोसाइट 6 to 8%। इओसिनोफिल्स कितना है? इओसिनोफिल्स 2 to 3%। बैसोफिल्स कितना है? 0.5 to 0.5 to 1%। भैया सॉरी यहाँ 0.1 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 0.1 लिखा, उसको 1% ही रहेगा, ठीक। अब क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ कि सर अब हमको पता चल गया कौन ज्यादा परसेंट में, कौन कम परसेंट में। तो बताइएगा सबसे ज्यादा कौन होगी? सबसे ज्यादा कौन होगी? न्यूट्रोफिल्स होंगी। सबसे ज्यादा कौन होंगी? न्यूट्रोफिल्स होंगी। 0.5 to 0.1% कौन सी होंगी? बैसोफिल्स होंगी। 2 to 3% कौन सी होंगी? 2 to 3% कौन सी होंगी? इओसिनोफिल्स होंगी। 2 to 3% कौन सी होंगी? इओसिनोफिल्स होंगी। लिम्फोसाइट कितने परसेंट होती है? लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है। लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, इजाजत दीजिए आगे बढ़ने की, अगर ये बात क्लियर है मेरे हिसाब से। अब यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इनके फंक्शन क्या होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलो ल्यूकोसाइट्स के टाइप हो गए, उसमें भी ग्रेन्युलो में न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स आई। एग्रेन्युलो में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आया। इओसिनो में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आया। इनके हमने परसेंटेज देख लिए। अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या क्या है। तो भैया इनके कुछ पॉइंट्स करके आप फंक्शन लिख लीजिए, मेरे साथ ही साथ देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, जो करना हो कर लीजिए। आइए समझते हैं बिड़ू, आ जाओ बिड़ू, डॉन बनेगा डॉन। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर
दिखे क्या? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। ऐसा कलर लिखो सर जो दिखे भी और बिके भी। न्यूट्रो क्या होगा? क्या भैया? फॉर्म्ड एलिमेंट्स तक क्लियर? इसके आगे देखते हैं, ठीक। और भी हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो पढ़ लिए सर। हाँ भाई, न्यूट्रोफिल्स लिखना, न्यूट्रोफिल्स ये तो हो गई। कौन सी? कौन सी भैया? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ, कहाँ पे आई थी, कहाँ पे आई थी भाई? ये आई थी ग्रैन्युलो पे। तो ये क्या हो गई? ग्रैन्युलो। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर phagocytic सेल्स। फैगोसिटिक का मतलब ही बताता हूँ आपको, फैगोसिटिक का मतलब बताता हूँ आपको, घबराइएगा नहीं। विच डिस्ट्रॉय, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन, फॉरेन ये फॉरेन विदेश वाला नहीं, बाहरी, फॉरेन पार्टिकल्स लिख लो भैया, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में भैया देखो कुछ भी आ जाएगा या ब्रैकेट में लिख ही लो, ऑर्गेनिज्म इंटरिंग। अब ये लाइन का मतलब समझते हैं, तीनों लाइन लिखेंगे फिर समझेंगे। इंटरिंग द बॉडी, ठीक। अगली लाइन लिखना, दूसरी अनदर लाइन है हमारे पास, पैसोफिल्स, इसको याद करने के भी बता दूंगा, परेशान ना होना। पैसोफिल्स सिक्रेट, सिक्रेट बस सर ही हिज, ठीक, बस सर ही हिज। पैसोफिल सिक्रेट सेरोटोनिन, 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 हीपैरिन, हिस्टामाइन, पैसोफिल सिक्रेट सेरोटोनिन, हीपैरिन, हिस्टामाइन हार्मोन्स, हिस्टामाइन हार्मोन्स, हिस्टामाइन हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्वॉल्व्ड, एक एक लाइन समझेंगे, ये ना घबराइएगा नहीं। इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। अगला ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स भैया, ईओसिनोफिल्स करती क्या है? ईओसिनोफिल्स एसोसिएट करती है, एलर्जिक रिएक्शन जो होती हैं उनमें एसोसिएशन करती है। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड क्या करती है? एसोसिएशन करती है। क्या करती है? एसोसिएशन। ईओसिनोफिल्स एसोसिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक। अब
अब अगला पॉइंट हमारे पास एक और बचेगा, इसके बाद हम ल्यूकोसाइट को खत्म करने की ओर पहुंच रहे होंगे। लिम्फोसाइट आर टू टाइप, जो एनसीईआरटी बता रही है वो होते और भी टाइप के भी हैं, बीटा लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट करती क्या हैं, ये इम्यूनिटी करती हैं, खूब कोरोना में खूब इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। यहाँ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक। फैगो मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है, तो ये होती हैं उनको खाने वाली कोशिकाएं। फैगोसाइटिक को हिंदी में साफ साफ क्या कहते हैं, भक्षण कोशिकाएं। भक्षण मतलब क्या होता है, खाने वाली कोशिकाएं, जो हमारी बॉडी में किसी तरह का भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको तुरंत ये नष्ट कर देती हैं। कहां पाई जाती हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल ऑर्गेनिज्म। क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। बेसोफिल्स क्या करता है, सिक्रीट करता है कौन कौन से हार्मोन, सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, हिपेरिन सिक्रीट करता है, हिस्टामाइन सिक्रीट करता है, और ये कोई भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होती हैं उनमें इन्वॉल्व इनका होता है। इंफ्लेमेटरी समझ पाए, कहीं कुछ भी सूजन आई, कुछ हुआ, ये ऐसा काम करती। एसिनोफिल्स क्या करती हैं, ये हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जी हो रही हो तो उसके प्रति एक WBC, तभी कहते हैं अगर WBC काउंट अच्छा हुआ तो आपको बीमारी होने के चांसेस थोड़ा कम हो सकते हैं। एसिनोफिल्स एसोसिएटेड क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है तो उसके प्रति ये रजिस्ट करती हैं, अपने आप को विरोध करती हैं, उसका अवरोध उत्पन्न करती हैं। लिम्फोसाइट आर टू टाइप, लिम्फोसाइट मेनली टू टाइप, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये किस में हेल्प करती हैं, इम्यूनो रिस्पॉन्स में। इस तरह हमारा क्या पूरा होता है, ल्यूकोसाइट। अब हमारे पास बात आती है थ्रोम्बोसाइट, ये पूरा खाली पड़ा है। हमारे पास क्या बात आती है, थ्रोम्बोसाइट की। आइए भैया थ्रोम्बोसाइट देखिए, थ्रोम्बोसाइट्स की यार बात आती है। थ्रोम्बोसाइट्स में हम पढ़ चुके हैं कि यार थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। क्या करती है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। चलो तब भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं भैया। जब इसके बाद हम लास्ट में पूरा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें उसके पहले क्या देखना है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, तो ये क्या होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं मेगा कैरियोसाइट्स, एक सेल्स पाई जाती हैं, मेगा कैरियोसाइट सेल्स। ये स्पेशल बोन मैरो होता है। ठीक, ये ज़्यादा कभी आता नहीं है, बस आप याद रखिए क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए। क्लियर है, प्रोड्यूस मेगा कैरियोसाइट सेल्स, स्पेशल बोन मैरो। ठीक, अब इसके बाद ये करती क्या है, हेल्प इन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, हेल्प इन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर इफ डिक्रीज देन
डिसऑर्डर। मैंने एक सिंगल लाइन लिख दिया, ना ग्रामर का ध्यान दिया, ना मैंने ये साफ साफ लिख दिया कि अगर इनका नंबर डिक्रीज हुआ, इनका नंबर थ्राम्बो का, इनका नंबर थ्राम्बोसाइट्स का अगर नंबर डिक्रीज हुआ तो हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। और डिसऑर्डर हो जाएगा, और जब ये डिसऑर्डर होगा, इसका नंबर डिक्रीज होगा, तो हमें डिसऑर्डर होगा क्लॉटिंग से रिलेटेड, और हमारे बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। कौन चाहता है कि हमारे बॉडी से ब्लड निकलता रहे? तो इसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर को हमेशा साथ दो, सपोर्ट दो, खूब कैल्शियम खाओ, खूब कैल्शियम खाओ, खूब प्रोटीन चीजें खाओ। कैल्शियम प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? एक बार हम जल्दी जल्दी रिवीजन करके बातें यहीं समाप्त करते हैं। आइए, हमने देखा बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन में फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड एक हिसाब से देखेंगे तरल द्रव होता है या फ्लूइड या लिक्विड होता है। सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन को इन अदर टॉपिक में कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें जिस भी मीडियम की जरूरत पड़ती है, सर्कुलेशन। और एक संस्था को चलाने, एक कोचिंग को चलाने या एक स्थान को चलाने के लिए जैसे हमें बहुत सारे सिस्टम चाहिए होता है, इसी तरह यहाँ पे ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हमने बात की, तो हमें यहाँ पे डिस्कस हुआ कि हम मेनली यहाँ पे क्या देखेंगे, ब्लड देखेंगे। अलग अलग एनिमल्स के रूप में अलग अलग तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बात करेंगे स्पंजी और सिलेंट्रेट की, तो उसमें वाटर सर्कुलेट करता है देयर बॉडी कैविटी से। अगर बात करेंगे और भी आगे, तो हमारे पास कॉर्डेट या हायर एनिमल्स की बात करते हो तो इसमें ब्लड मेनली फ्लूइड पाया जाता है, ब्लड और लिम्फ पाए जाते हैं। लिम्फ को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया। ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड इज रेड कलर्ड होता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो भी फाल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। फाल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं इसमें फाइबर सब्सटेंट होते हैं। ब्लड कंसिस्टिंग होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का होता है। ब्लड बॉडी कैविटी, ब्लड बॉडी वेट का 7 से 8% पाया जाता है। मेल में फीमेल की तुलना में ज्यादा ब्लड पाया जाता है। ब्लड का पीएच अल्कलाइन होता है, ब्लड का पीएच अल्कलाइन होता है। इसके बाद बात करेंगे प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, 55% पाया जाता है, 90 से 92%, उसमें भी 90 से 92% वाटर पाया जाता है, 6 to 8% प्रोटीन पाई जाती है। सब मेजर्स प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन होती है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कराती है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस कराती है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। मिनरल्स होते हैं, नकल का मग्गा SCO3- किसमें होते हैं, प्लाज्मा में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नकल का मग्गा SCO3- Na+, Ca+2, Na+, Ca+2, Cl- और Mg+2, और इसके बाद SCO3- पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, लिपिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम कहलाता है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। इसके बाद हमने फॉर्म्ड एलिमेंट देखा था। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पाए जाते हैं। इनमें 3 तरह की सेल्स के बारे में रीड करे थे, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट देखे थे। इरिथ्रोसाइट क्या होता है, रेड कलर होती है, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। 5 से 5 मिलियन पर mm³ होती है, मिलियन पर mm³ होती है। बाई कॉन्केव से होता है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस केंद्र रहित होती है। रेड कलर्ड पिगमेंट हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। इसके बाद बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स की और आगे की, तो थ्रोम्बोसाइट एवरी 100 ml और ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भर के हीमोग्लोबिन के बारे में देखा था। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जब ये O2 से बाइंड कर रही थी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही थी। लाइफ स्पैन इसका 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद ये अपने ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है, स्प्लीन में चली जाती है। अब बात करें अगर ल्यूकोसाइट की, तो ल्यूकोसाइट होती है व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये पाई जाती है 6 to 8,000 पर mm³ पाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है। ल्यूकोसाइट 2 टाइप्स की होती है, ग्रैन्युलो, ए ग्रैन्युलो। ग्रैन्युलो में ग्रैन्युल उपस्थित होंगे, ए ग्रैन्युलो में अनुपस्थित होंगे। ग्रैन्युलो में 3 टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होती हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट होती हैं। इनकी ट्रिक हमने देखी, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। इसके हिसाब से हम इनका परसेंटेज याद रखेंगे। अगर नो लॉन्गर मंकी, नो से मतलब न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% पाया जाता है। लॉन्गर मतलब होता है लिम्फोसाइट 20 to 25% पाया जाता है। मंकी, मोनोसाइट पाई जाती हैं, मोनोसाइट 6 से 8% पाई जाती हैं। ईट एसिनोफिल्स पाया जाता है, 2 to 3% पाया जाता है। इसके बाद बेसोफिल्स की बात करें, 0.5 to 1% पाई जाती है, 0.5 to 1% पाई जाती हैं। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, मतलब ये भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म इंटर इन दी बॉडी।
बेसोफिल सिक्रेट सीरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी, एसिनोफिल्स एसोसिएटेड एलर्जी रिएक्शन और रजिस्ट करती हैं। लिम्फोसाइट आर 2 टाइप होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फो ये इम्यूनो रिस्पॉन्स करती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे तो थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ये क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होती है मेगा कैरियोसाइट से, एक तरह की सेल पाई जाती है, स्पेशल बोन मैरो में पाई जाती है, ठीक है, स्पेशल बोन मैरो में पाई जाती है। अगर ये किसमें, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स ये क्या करती है, हमारे बॉडी के काउंट को इक्वल करती हैं। अगर हमें कोई इंजरी या कुछ भी किसी भी तरह का घाव हो गया है, हमारी इंजरी हुई है, तो उसको ये भरने का काम करती है। अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी प्लेटलेट्स की, तो हम हमारे पास डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाएगा। इस तरह आज की बातें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।